हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी रात्रि 9 बजे वाली सीरीज़ है, जिसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आरंभ कर रहा हूँ, मैं इसे 20 नवंबर से लाने वाला था। आज 21 नवंबर हो गई, 20 को मैं नहीं लेकर आ पाया क्योंकि टेक्निकल खराबी आ गई थी, तो मैं इस क्लास को नहीं आपके सामने लेकर आ पाया। मैं क्लास को लाने में असमर्थ रहा, मुझे इस बात का अफसोस है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और हमने आपसे वादा किया था कि मैं रात्रि 9 बजे, ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम लोग पढ़ने में लग जाएंगे। रात्रि 9 बजे हमने कहा था हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहा हूँ। 7000 प्रश्न टॉपिक वाइज। आप हमारे साथ जुड़िए और वो आज का दिन आ गया। मैं आज से आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक वाइज हिंदी, कंप्लीट हिंदी। सर, अब प्रश्न ये होगा कि सर ये आएगी किस किस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ाओगे, किस किस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी सीरीज। सर, आप भारत में कोई भी पेपर देते हो और उसमें अगर हिंदी आती है तो मेरी रात्रि 9 बजे वाली क्लास से आएगी। जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी का हालांकि बैच स्पेशल चल रहा है हिंदी का। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, सर बीडीओ, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, और सर ये टेट, सुपर टेट, सी टेट को ध्यान में रखकर ये क्लास बनाई जा रही है। प्रश्न इसी क्लास से ही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। सर, ये सीरीज हमारी 30 से 35 दिन में कंप्लीट होगी। कंप्लीट हिंदी का रिवीजन कराऊंगा टॉपिक वाइज। आप हमारे साथ जुड़िए और चैनल को लाइक और शेयर करिए और बताइए सबको कि यहाँ पे हिंदी का रिवीजन करवाया जाएगा। कंप्लीट हिंदी में 7000 प्रश्न, फिर से कह रहा हूँ 7000 प्रश्नों का विश्लेषण बहुत अच्छे से होगा। तो आप सभी जुड़ जाइए हमारे साथ और 30 से 35 दिन रहिए। ये 9 बजे स्टार्ट होती है हमारी सीरीज, आज से स्टार्ट हो रही है और लगभग 1 घंटे, सवा घंटे तक थोड़ी सी बड़ी क्लास रहेगी क्योंकि एक दिन में मैं एक टॉपिक समाप्त कराऊंगा। कोशिश रहेगी एक दिन में एक टॉपिक समाप्त हो, और होगा, एक दिन में एक टॉपिक समाप्त होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? चलिए देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, मैं सर पहले थ्योरी बताऊंगा थोड़ी सी, 5-7-10 मिनट मैं थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद प्रश्न पर चलूंगा। आज का हमारा टॉपिक है भाषा, लिपि और बोलियां। तो मैं थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा, मैं थोड़ा बता दूं मैं पढ़ाने कैसे वाला हूं। जैसे ये थ्योरी है, मैं आपको ये थ्योरी बताऊंगा। ठीक है सर, मैं थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी बताने के बाद थोड़ी 10-15 मिनट लूंगा थ्योरी में, ध्यान से सुनिए। उसके बाद मैं प्रश्न लाया हूं और बड़े ही खूबसूरत प्रश्न हैं, इनका विश्लेषण करेंगे। अगर हम डायरेक्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप प्रश्नों में फंस जाओगे, इसलिए सबसे पहले थ्योरी और उसके बाद शानदार प्रश्न। लगभग ये 150 प्रश्न हैं आज लगभग 150 प्रश्न हैं, बहुत शानदार है ना। 30-35 दिन में मैं आपको 7000 प्रश्न करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आज इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे 150 प्रश्नों के साथ। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। परेशान मत होइए, लिखना कुछ नहीं है। ये पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। मैं अभी नहीं, आप आज मांगो कल मांगो, नहीं मिल पाएगी। 2-3 दिन बाद मैं पीडीएफ भी टॉपिक वाइज डाल दूंगा। परेशान मत होइए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, और तैयार हो जाइए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, इतनी मन से आपको पढ़ाई करनी है और हमें भी इतने मन से पढ़ाना है। ठीक है, तो आप सब तैयार हो, आप सब तैयार हो? ठीक है, चलते हैं और आज की क्लास, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज पहला दिन था इसलिए हमने आपको इतनी बातें बताई, कल से डायरेक्ट क्लास शुरू होगी, कोई बातचीत नहीं। चलिए देखिए,
बहुत शानदार क्लास होने वाली है। 10 से 12-15 मिनट पहले थ्योरी सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, भाषा, लिपि और बोलियां। आज का टॉपिक है भाषा, लिपि और बोलियां। अच्छा सर, चिंता मत करिए, ये PDF आपको टेलीग्राम पे 1-2-3 दिन बाद मिल जाएगी। अब आप कहो कि कल ही डाल दें, नहीं, इसमें कुछ एडिट करना और है, फिर मैं डाल दूंगा, परेशान मत होइए। भाषा, लिपि और बोली। सर, भाषा किसे कहते हैं, बताओ जरा, बताओ। अब थोड़ा इधर छोड़ो, इधर थोड़ी जगह पे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सर, बात भाषा की हो रही है, सर भाषा कहते किसे हैं? ध्यान से मेरी बात सुनो, फिर मैं समझाऊं आपको। देखिए, भाषा की जरूरत क्यों पड़ी, भाषा की जरूरत क्यों पड़ी, ध्यान से सुनो। सर, मान लो, ध्यान से मेरी बात सुनना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बंद करिए और ध्यान से सुनो। भाषा की जरूरत क्यों पड़ी? ये भाषा की जरूरत इसलिए पड़ी कि किसी को अपनी बात किसी से कहनी है। अगर किसी को किसी से कोई बात कहनी है तो कैसे कहेगा? तो सर उसमें भाषा की जरूरत पड़ेगी ना। सर मतलब ये, मान लो आप हो, मान लो आप हो, हाँ सर, मान लो आप हो और आप, और ये है मैं, ये कौन है? मैं हूं। आप हो और यहां हूं मैं, ये मैं हूं। आपने कहा सर एक बात बताओ, ये क्लास आपकी, क्या ये क्लास एग्जाम तक चलेगी? क्या ये क्लास एग्जाम तक चलेगी? आपके दिमाग में आया कि सर से पूछें? आपके दिमाग में क्या आया कि मैं सर से ये पूछूं कि क्या ये क्लास एग्जाम तक चलेगी? ये मतलब मैं YouTube पर हिंदी पढ़ाता ही रहूंगा एग्जाम तक, किसी ना किसी टाइम, कहीं 9 बजे, कहीं 8 बजे आपके लिए लाता ही रहूंगा। तो आपके दिमाग में आया क्या सर आप हिंदी एग्जाम तक पढ़ाओगे? किसी के दिमाग में आया। अब उसने सोचा कि पता नहीं पढ़ाएंगे कि नहीं सर, अच्छा सर से पूछा जाए। तो आपके दिमाग में ये बात पहले आई, ये विचार आपके दिमाग में आया। हाँ सर, आपके दिमाग में विचार आया तो आप हमसे पूछोगे। हाँ, जब आप हमसे पूछोगे तो पूछने के 3 तरीके हैं। हमसे किसी भी बात पूछने के 3 तरीके हैं। हमसे ही नहीं, कोई व्यक्ति किसी से कुछ भी पूछता है, उसे पूछने के 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं, 3 माध्यम हैं। सर कौन कौन से बता रहे? अभी कौन कौन से रास्ते हैं? कौन कौन से रास्ते हैं? देखो देखो ध्यान से। मान लो आपने हमसे कुछ पूछा, तो आपके पास पहला तरीका है, कैसे पूछोगे? हमसे कोई बात आप बोलकर पूछोगे कि सर एक बात बताओ, क्या आप एग्जाम तक पढ़ाओगे? मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या आप एग्जाम तक पढ़ाओगे? आपके पास दूसरा तरीका है पूछने का। एक तो बोलकर पूछ लिया। अब आप कहोगे सर कैसे बोलकर? भैया हम आपको कहीं मिल जाएं तो आप बोल के पूछ लो, या फोन करके पूछ लो, तो ये बोलकर पूछना हुआ। या फिर आपके पास दूसरा तरीका है, आप लिखकर पूछ सकते हो। लिखकर, क्या सर आप एग्जाम तक पढ़ाओगे? लिखकर, कॉपी पे लिखकर, पन्ने पे लिखकर हमें दिखा दो, या हमारी क्लास खत्म हो तो कमेंट में लिखकर। दूसरा क्या तरीका है कि आप लिखकर पूछ सकते हो। और सर आपके पास तीसरा तरीका है, आप इशारा करके पूछ सकते हो। कैसे पूछ सकते हो? इशारा करके। हाँ सर, इशारा करके भी बातें पूछी जा सकती हैं। हाँ, क्यों नहीं। वो अलग बात है कि इशारा करके बड़ा कठिन काम है पूछना, पर इशारे से भी बातें होती हैं ना। इशारे से, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना, गाड़ियों को रोकते हैं, इशारे से रोकते हैं। कब तक बोलेंगे? इशारे से रोकते हैं। वो आपसे ये नहीं कहते हैं रुक जाइए, इशारा करते हैं रुक जाइए, रुकने का इशारा करते हैं। कोई कोई बोल के कह देता है, कोई इशारे से। तो ध्यान से सुनो,
तो किसी से कोई भी बात पूछनी है तो बात पूछने के 3 रास्ते हैं। सर किसी भी व्यक्ति से कोई भी कुछ पूछे तो बात पूछने के कितने रास्ते हैं? सर बात पूछने के 3 रास्ते हैं। बात पूछने के रास्ते कितने हैं? 3। हम कहें रास्ते 3 हैं, या फिर हम कहें माध्यम 3 है। रास्ते 3 हैं, माध्यम 3 है, या 3 तरीके हैं। किसी भी व्यक्ति से बात पूछनी है तो कितने तरीके हैं? 3। हम बोल कर पूछ सकते हैं, हम लिख कर पूछ सकते हैं, हम इशारा करके पूछ सकते हैं। सर ध्यान से सुनना, बात पूछने के जो 3 तरीके हैं इन्हीं को कहते हैं भाषा। इन्हीं को क्या कहते हैं? सर बात पूछने के जो तरीके हैं इन्हीं को भाषा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? भाषा। तो जरा बताओ भाषा की जरूरत क्यों पड़ी? भाषा क्यों आई? भाषा इसलिए आई, हमें किसी से कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है तो हम एक रास्ता अपनाते हैं, और एक नहीं 3 रास्ता जो हमारे पास बातों को आदान प्रदान करने का, बातों को सुनने का और सुनाने का जो रास्ता है, जो माध्यम है, उसे भाषा कहते हैं। अब किताब में कैसे लिखा है? किताब में परिभाषा लिखी है कि अपने विचारों या भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो आपको बात समझ आई? भाषा। सर भाषा क्यों जरूरत पड़ी? सर भाषा इसलिए पड़ी हम किसी से कुछ पूछें। चलो अब डायरेक्ट चलते हैं पीडीएफ पर। बहुत बढ़िया, चलिए पीडीएफ पर चलते हैं। तो देखिए क्या है पीडीएफ में। सर देखिए भाषा भास प्लस आ 2 शब्दों से मिलकर बनी है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बनेगा, 150 प्रश्न यहीं से बनेंगे। भाषा 2 शब्दों से मिलकर बनी है। भास प्लस आ प्रत्यय 2 से मिलकर बनी है। ठीक है, किससे? 2 से मिलकर बना है भाषा शब्द। सर भास क्या है? ये भास जो है ये संस्कृत में इसे भास को धातु कहते हैं। संस्कृत के धातु से बनी है। सर संस्कृत में इसे धातु कहेंगे। इस भास को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। और भाषा किससे मिली है? संस्कृत के भास धातु से। और एक हिंदी का प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है हिंदी का? सर हिंदी का एक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आप्रत्यय। आप्रत्यय जब संस्कृत की भास धातु से मिल जाती है तो एक शब्द का निर्माण होता है भाषा। बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ भाषा, भास का अर्थ क्या है? सर जिसका अर्थ होता है बोलना। किसका अर्थ? भास का। इस भास धातु का अर्थ होता है बोलना। ठीक है सर, यह भास धातु किस भाषा की है? संस्कृत की है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा आगे बताइए, भाषा की जरूरत क्यों पड़ी? भाषा कहते किसे हैं? 2 प्रश्न आए दिमाग में। भाषा की जरूरत क्यों पड़ी? भाषा कहते किसे हैं? तो देखो ध्यान से। सर भाषा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए मुझे भाषा की जरूरत पड़ी। अभी बताया था ना, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना है तो हमें 3 रास्ते अपनाने हैं। बोलकर, लिखकर, इशारे कर कर, और जो वो 3 रास्ते हैं उसी को भाषा कहते हैं। तो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ी। अच्छा, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के 3 तरीके होते हैं। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के 3 तरीके हैं। सर कौन कौन से 3 तरीके हैं? कौन से 3 तरीके हैं अपनी बात पहुंचाने के? तो ध्यान से सुनो, कौन से 3 तरीके हैं बताइए। अभी बताया है। कौन से 3 तरीके हैं? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन से 3 तरीके हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर अभी तो बताए हैं आपने, कौन से 3 तरीके हैं।
देखिए पहला तरीका कौन है, किसी से बात पूछने के तरीके, रास्ते और माध्यम, 3 माध्यम हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनो। सर किसी से बोल कर पूछ सकते हैं, किसी से कोई बात लिख कर पूछ सकते हैं, सर किसी से कोई बात इशारा करके पूछ सकते हैं। अच्छा सर, हाँ, तो इन्हीं माध्यमों को भाषा कहते हैं। भाषा, जैसे हमने किसी से बोलकर पूछा, क्या आप एग्जाम तक पढ़ाओगे, ये बात हमें पूछनी है तो हम बोलकर पूछ सकते हैं। क्या आप एग्जाम तक पढ़ाओगे, ये बात पूछने के 3 तरीके हैं। ये नहीं, दुनिया की जितनी भी बातें हैं उन्हें पूछने के 3 तरीके। क्या आप एग्ज़ाम तक पढ़ाओगे, हम बोलकर पूछ सकते हैं। क्या आप एग्ज़ाम तक पढ़ाओगे, हम लिख कर पूछ सकते हैं। क्या आप एग्ज़ाम तक पढ़ाओगे, हम इशारा करके पूछ सकते हैं। और ये जो माध्यम हैं, ये जो रास्ते हैं, इन्हीं माध्यमों को भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भाषा। अब किताब में क्या लिखा है, किताब में क्या लिखा है कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है यही भाषा है। तुम्हारे जो विचार हैं दूसरे तक पहुंच जाएं तो पहुंचने के जो माध्यम है वो भाषा है। अच्छा ठीक है सर, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के 3 भेद होते हैं। अच्छा, कौन कौन से 3 भेद हैं भाषा के। जब अपने विचारों को बोलकर व्यक्त किया जाए तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब अपने विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाए तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को इशारों में व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद। मौखिक भाषा, जब आप बोलकर पूछते हो तो मौखिक भाषा कहलाएगी, लिखकर पूछते हो तो लिखित भाषा, इशारे कर कर पूछते हो तो सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया सर, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं लिखित। मौखिक और सांकेतिक की कोई बात नहीं है, व्याकरण में लिखित भाषा की चर्चा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जब हम किसी भाषा को लिखते हैं, अच्छा, जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो वर्णों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा सर, वर्णों की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। वर्णों और अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी भाषा को लिखते हैं। अच्छा, कैसे, जैसे हमने हिंदी को लिखा तो हिंदी के वर्ड चाहिए, आ बड़ा आ, बड़ी ऊ, बड़ा ई, का खा गा, हमें हिंदी के वर्ड अक्षर चाहिए। और हमने मान लो अंग्रेजी भाषा लिख रहे हैं तो हमें ABCDEFGZ तक अक्षरों की समझ होनी चाहिए। अच्छा सर, तो हमें समझ है, ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखिए, वर्णों अक्षरों को जो लिखने का तरीका है वो लिपि कहलाता है। अच्छा, जैसे आपने वर्ड लिखा आ, वर्ड लिखा बड़ा आ, छोटा आ, ये जो वर्डों का लिखने का तरीका है, ये लिखने के तरीके को क्या कहते हैं, लिपि। सर जैसे अंग्रेजी का वर्ड लिखा ABC, सर तो ये भी लिखने का तरीका लिपि कहलाएगा। हाँ, ये भी, किसी भी भाषा के कोई अक्षर आप लिख रहे हो तो वो जो लिखने का तरीका है वो लिपि है। अच्छा सर, समझ गए। हाँ सर, चलो आगे देखो। तो वर्णों और अक्षरों को लिखने का तरीका क्या कहलाता है सर, लिपि कहलाता है। अच्छा सर, आगे देखो। जैसे हिंदी के अक्षरों का लिखने का तरीका अलग है। अच्छा सर, हिंदी के अक्षर अलग तरीके से लिखे जाते हैं। हाँ, और अंग्रेजी के अक्षरों के लिखने का तरीका अलग है। बिल्कुल सही बात है। हिंदी के ऐसे लिखे जाएंगे, छोटा आ, बड़ा आ, और अंग्रेजी के कैसे लिखे जाएंगे, ABCD। तो हिंदी के अक्षरों को लिखने का तरीका अलग है, अंग्रेजी के अक्षरों को लिखने का तरीका अलग है। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ आ गई समझ। ठीक है, ये तो समझ आ गई। अब देखो, इस प्रकार हम कह सकते हैं
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी अक्षरों का लिखने का तरीका अलग अलग है, हाँ अलग अलग है, तो उनकी लिपि भी अलग अलग होगी। अच्छा हाँ, मान लो हिंदी के अक्षर ऐसे लिख रहे, इनको लिखने का तरीका अलग है, अंग्रेजी के अक्षरों को लिखने का तरीका अलग है। अगर इन अक्षरों के लिखने का तरीका अलग है तो इनकी लिपि भी तो अलग होगी। लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं, इनकी लिपि अलग है, इनकी लिपि अलग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, सर रोमन है। चलिए आगे चलते हैं, बताइए। देखिए, देवनागरी लिपि का सबसे पहले उल्लेख, देवनागरी लिपि के बारे में जान लो। देवनागरी लिपि का सबसे पहले उल्लेख गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। कहाँ मिलता है? जयभट्ट के शिलालेखों में। गुजरात के राजा थे। अच्छा सर, तो देख लीजिए सर, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, इनकी लिपि है देवनागरी। याद रखना सर, जर्मन, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इनकी लिपि है रोमन। पंजाबी की लिपि है गुरमुखी, और उर्दू की लिपि है अरबी फारसी या फिर फारसी। ठीक है सर, और बाकी भाषाएं, असम की असमिया, उड़ीसा की उड़िया, तो बाकी जो भाषाएं हैं उनकी वही लिपि है जो उनका नाम है। जैसे असम की असमिया, उड़ीसा की उड़िया, है ना, तो उनकी वही लिपि है, एग्जाम में पूछी नहीं जाती। चलिए, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। अच्छा, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। हाँ, मान लो मोहन किताब खरीद रहा है। सर, ये कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। कौन सी लिपि में लिखी है? ये हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी है? देवनागरी। अच्छा सर, क्या मैं हिंदी भाषा को रोमन लिपि में लिख दूं? हाँ सर, लिख सकते हैं। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में, मोहन किताब खरीद रहा है। सर, ये हिंदी भाषा है, लेकिन लिखी किस लिपि में है? ये रोमन लिपि में लिखी है। मोहन किताब खरीद रहा है। इसलिए ध्यान रहे, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं और अंग्रेजी को रोमन में। जैसे मोहन प्लेस क्रिकेट, बताओ ये क्या है? सर, ये अंग्रेजी भाषा है। मोहन प्लेस क्रिकेट, ये क्या है? अंग्रेजी भाषा है। अच्छा, ये अंग्रेजी भाषा है, लिखी किस लिपि में है? सर, ये तो रोमन में लिखी है। अगर ABCD बनी हो तो कौन सी लिपि है? रोमन लिपि। देखो MO बने हैं, रोमन लिपि। अच्छा, क्या अंग्रेजी को देवनागरी में लिख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अंग्रेजी को देवनागरी में लिखा है, मोहन प्लेस क्रिकेट। तो ये कौन सी भाषा है? सर, है तो अंग्रेजी, लेकिन लिखा देवनागरी लिपि में है। समझाना ये चाहते थे, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, आगे चलिए। भारतीय आर होना चाहिए, यहाँ गड़बड़ी है। भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। यहाँ PDF में गलती है, जहाँ आर लिखा है वहाँ आर्य होना चाहिए। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया। अच्छा, ये आर्य भाषाएं क्या हैं? देखो, सबसे पहले ना भारत में आर्य लोग आए थे। सर, आर्य कौन थे? ये मध्य एशिया से आए थे भारत में। आर्य मध्य एशिया से आए, भारत में बसे, भारत के पंजाब में रहे। सर, तो इनका नाम आर्य क्यों था? आर्य, ऐसे लोगों को आर्य कहा गया जो संस्कृत जानते थे। दुनिया में सबसे पहली जो भाषा थी उसका नाम था संस्कृत। मध्य एशिया से कुछ लोग आए, पंजाब में आकर रहे, उन्हें संस्कृत का ज्ञान था, तो संस्कृत के जानकार थे, तो उन्हें आर्य कह दिया। तो आर्य कौन है? आर्य वे लोग हैं जो संस्कृत के जानकार थे, उन्हीं को आर्य कहा गया। तो भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कैसे था? 3 भागों में था। कितने भागों में?
3 भागों में। देखिए, भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है। प्राचीनतम आर्य भाषा, प्राचीनतम आर्य भाषा, प्राचीनतम मैं छोटी कर दूं, प्राचीनतम है, एक मध्यकालीन आर्य भाषा है, एक आधुनिक आर्य भाषा है। ठीक है सर, जो प्राचीनतम, जो पुरानी आर्य भाषा थी ना, वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली थी। और सर, इसमें वैदिक संस्कृति आई और लौकिक संस्कृति, 2 हिस्सा आए प्राचीन में, वैदिक और लौकिक। चलिए, मध्यकालीन कब से कब तक? 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती हैं। अच्छा सर, आगे देखिए, आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी है, यहाँ 1000 ईस्वी से अब तक। सर, आधुनिक में सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया और उड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी पीडीएफ समझ लो। भाषाओं का विकास इस क्रम में हुआ है। सर, भाषाओं का विकास किस क्रम में हुआ? ध्यान से सुनो। सर, भाषा सबसे पहले दुनिया में कौन सी भाषा आई? सर, सबसे पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अभट्ट आई, फिर क्या आई? फिर हिंदी आई। फिर क्या आई? फिर हिंदी आई। अच्छा, पूछा जाए पाली भाषा किस भाषा से जन्मी है? तो पाली किससे जन्मी है? संस्कृत से। पूछा जाए प्राकृत किससे जन्मी है? पाली से। अपभ्रंश का जन्म किससे हुआ? प्राकृत से। अभट्ट का किससे हुआ? अपभ्रंश से। हिंदी का जन्म किससे हुआ? अभट्ट से। पूछा जाए हिंदी की आदि जननी कौन है? तो बताना है संस्कृत। और पूछा जाए हिंदी का जन्म किससे हुआ? तो अभट्ट से। अभट्ट ऑप्शन में ना हो तो अपभ्रंश से। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपभ्रंश शब्द किसने लिया था? सर, पतंजलि ने लिया था। सबसे पहले अपभ्रंश को अपभ्रंश पतंजलि ने कहा था। चलिए देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। जो आप वर्तमान में देखते हो ना, बंगाली भाषा, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बोडो, डोगरी, इन भाषाओं को आधुनिक भारतीय भाषाएं कहा जाता है। और इन सब का विकास अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से? अपभ्रंश से। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे भारतीय भाषा में कितने अपभ्रंश हैं? 7 अपभ्रंश हैं। कितने हैं? 7 अपभ्रंश। चलिए आगे चलते हैं, बताइए। देखिए ध्यान से, तो पहला अपभ्रंश कौन सा है? देखो मैं लेके आया हूं। सर, पहला अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। पहला अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। अच्छा सर, मैं अपभ्रंश पहले दिखा दूं आपको। दूसरा अपभ्रंश है खस अपभ्रंश। ठीक है सर। तीसरा अपभ्रंश है पैसाची अपभ्रंश। ठीक है। और चौथा है ब्राचड़ अपभ्रंश। पांचवा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। छठवां है अर्धमागधी अपभ्रंश। और सातवां है मागधी अपभ्रंश। तो अपभ्रंश देख लिए, अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सर, जो सौरसेनी अपभ्रंश है, ध्यान से सुनना। सर, जो सौरसेनी अपभ्रंश है इससे भाषाएं निकली हैं। कौन कौन सी निकली हैं? सर, गुजराती निकली है, पश्चिमी हिंदी निकली है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, भारतीय भाषा में कितने अपभ्रंश हैं? सर, 7 अपभ्रंश हैं। प्रश्न पूछा जाए भारतीय भाषाओं में कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। और यहीं से प्रश्न बनता है, 5 उपभाषाएं हैं। संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। और कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां। 7 अपभ्रंश, 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां और संविधान में 22 भाषाएं। चलिए, सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? सर, 2 निकली हैं। 2 उपभाषाएं, गुजराती को याद नहीं रखना। जिन पे ए भी पड़ा है ये निकली, एक पश्चिमी हिंदी निकली है, एक राजस्थानी। सर, ये पश्चिमी और राजस्थानी किससे निकली? सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी से। अब देखो, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? सर, 5 बोलियां। हरियाणवी आती है, हरियाणी को बांगरू भी कहते हैं, बुंदेली,
कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। तो पश्चिमी हिंदी में कितनी? 5। एक बार रिपीट करो, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। थोड़ा सा आप टाइम लगने दीजिए थ्योरी में, मैं प्रश्न भी कराऊंगा। एक दिन में एक टॉपिक करवाना है ना, टाइम तो लगेगा, लेकिन मेरा वादा है प्रश्न आपके गलत होना बंद हो जाएंगे। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से? सर सौरसेनी से। पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं? 5 भाषाएं, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। अच्छा, बांगरू किसका नाम है? हरियाणवी का। खड़ी बोली कौरवी। आगे पढ़ो। सर खड़ी बोली, इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रेम सागर में हुआ है। प्रेम सागर रचना लल्लू लाल ने लिखी है। चलिए, खड़ी बोली का प्रेम सागर में। अगली सौरसेनी अपभ्रंश से भाषा निकली है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा की 4 उपबोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, 4 उपबोलियां हैं। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, ये राजस्थानी की हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहूं, सर एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, पढ़ तो लिया आपने, थोड़ा सीख लो। पढ़ तो लिया आपने, थोड़ा सीख लो। ऐसे प्रश्न पूछेगा, कहेगा बताओ पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो बताना सौरसेनी अपभ्रंश से। अच्छा, अगर पूछे राजस्थानी हिंदी है, ये किस से निकली है अपभ्रंश से? बताना सौरसेनी से। अच्छा, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, हरियाणवी जो भाषा है ये कहाँ से निकली? तो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ना ऐसे पूछे, हरियाणवी भाषा किस अपभ्रंश से निकली है? तो बताना सौरसेनी अपभ्रंश से। बुंदेली भाषा कहाँ से निकली? सौरसेनी से, क्योंकि ये पश्चिमी हिंदी से निकली हैं और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से। कन्नौजी कहाँ से? सौरसेनी से। ब्रजभाषा सौरसेनी से। और खड़ी बोली भी ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, बताइए मेवाती, मारवाड़ी किस अपभ्रंश से निकली है? तो बताना सौरसेनी से। मेवाती कहाँ से? सौरसेनी। मालवी सौरसेनी, जयपुरी सौरसेनी। अच्छा, ऐसे भी पूछ सकता है, मारवाड़ी बोली किस भाषा की भाषा है? तो बताना राजस्थानी की। हरियाणवी बोली किसकी है? तो पश्चिमी हिंदी की। और पूछे किस अपभ्रंश की है? तो सौरसेनी अपभ्रंश की। समझ आ रही बात? ऐसे बताना है। चलिए सर, तो सौरसेनी अपभ्रंश से 2 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। पश्चिमी में 5, राजस्थानी में 4। चलिए आगे है हमारा खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से क्या निकली है? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। अगला अपभ्रंश है पैसाची। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पंजाबी और लहदा निकली है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने कहा था कि आपकी कितनी उपभाषाएं हैं? 5, तो हम बाद में गिना देंगे। एक है विराचट अपभ्रंश, सिंधी निकली है। महाराष्ट्री अपभ्रंश, मराठी निकली है। अगला अपभ्रंश आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे पूर्वी हिंदी निकली है। पूर्वी हिंदी कहाँ से निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। कहाँ से निकली है? सर अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ट्रिक याद रखना, पूर्वी हिंदी ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी को कौसली भी कहते हैं। अच्छा बताओ, कौरवी भाषा कैसे कहते हैं? खड़ी बोली को। बांगरू हरियाणा को। ठीक है, तो अर्धमागधी से कौन सी निकली है? पूर्वी हिंदी। पूछा जाए पश्चिमी हिंदी कहाँ से निकली? पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से। राजस्थानी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां? 5, राजस्थानी की 4। अर्धमागधी देखिए, पूर्वी हिंदी निकली है, 3 बोलियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला हमारा अपभ्रंश है मागधी। इससे बिहारी हिंदी निकली है और बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। पूछा जाए बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश की है? मागधी अपभ्रंश की। मैथिली किसकी भाषा है? तो बताना है हिंदी की। अगर पूछा जाए मैथिली किस अपभ्रंश से निकली है? तो मागधी अपभ्रंश से। मगही किसकी भाषा है? बिहारी हिंदी की। और मगही किस अपभ्रंश से निकली है? मागधी अपभ्रंश से।
भोजपुरी किस किस हिंदी की भाषा है? बिहारी हिंदी की। भोजपुरी किस अपभ्रंश से निकली है? मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, बात समझ आई? क्या बात समझ आई आपको? सर देखिए, 7 अपभ्रंश हैं, उपभाषाएं 5 हैं, बोलियां कितनी हैं? 18 हैं। कहाँ हैं 7 अपभ्रंश? अपभ्रंश गिना दिए। अब देखो उपभाषाएं, देखो एक ये उपभाषा है, मैं उपभाषा भी गिना दूं। एक उपभाषा ये है, पश्चिमी हिंदी 1, राजस्थानी हिंदी 2। ठीक है, इसके बाद कौन सी उपभाषा हुई? ये C नंबर 3 उपभाषा, जहाँ ABCD लिखा है। CD पूर्वी हिंदी 4 उपभाषाएं। और 5वीं कौन है? सर 5वीं जो है वो है बिहारी हिंदी। कौन है? बिहारी हिंदी। 5 उपभाषाएं हो गई। अच्छा सर, बोलियां 18 कौन कौन सी हैं? तो 5 बोलियां ये रहीं। सर 4 बोलियां राजस्थानी की हैं, 5 4 9। ठीक है सर, 3 बोलियां ये रहीं, 9 3 12। और कौन सी हैं? सर 3 ये हैं, 12 3 15। सर और 15 और 3 ये हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी, 15 3 18। तो 7 अपभ्रंश हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं। ठीक है सर, समझ आया। आगे बढ़ो। संविधान में भाषा, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाग 17 में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। हिंदी भारत की राजभाषा है। कैसी भाषा है? राष्ट्रभाषा नहीं है, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। चलिए आगे देखिए। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी राजभाषा घोषित हुई। 26 जनवरी 1965 को हिंदी भाषा को लागू किया गया। 1949 में लागू हुई और 26 जनवरी 65 को लागू हुई, 49 को इसकी घोषणा हुई और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से 51 है। कौन सा है? 343 से 51। ये संविधान की 22 भाषाएं दी गई हैं। असमिया, गुजराती, बांग्ला, है ना, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकड़ी। तो ये आपको ध्यान दे लेना है। मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू। और कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली, तेलुगु। याद नहीं रखनी है, बस PDF में शामिल कर दी हैं। आगे चलो। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। जब भारत का संविधान बना था, संविधान में 14 भाषाएं थीं। सर बाकी 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गईं। तो इस प्रकार संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गईं? सर 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, तो 14 पहले से थी। 21वां संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई, 15 हो गई। फिर एक और संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन। अच्छा, CA का मतलब जानते हैं? CA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। संविधान में जो संशोधन होता है उसे अमेंडमेंट कहते हैं। तो शॉर्टकट में लिखा है C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, A फॉर अमेंडमेंट। तो C मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, अमेंडमेंट मीन्स संशोधन। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली। तो अब कितनी हो गई? 15 3 18। और सर 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 4 भाषाएं ये जोड़ी गईं। तो इस प्रकार संविधान में कितनी भाषाएं हुई? संविधान में 22 भाषाएं हुई। लेकिन याद रखना, संविधान की 22 भाषाओं में एग्जाम में प्रश्न बनता है, 22 भाषाओं में भोजपुरी और अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया, जबकि नेपाली भाषा 22 भाषाओं में शामिल है। ध्यान रहे, एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? वो कहता है कि बताओ कौन सी भाषा संविधान में नहीं है।
तो भोजपुरी और अंग्रेजी नहीं है, इन दो से बहुत प्रश्न बनता है। और कौन सी है? नेपाली। नेपाली से स्पेशल प्रश्न आता है, इसलिए हाईलाइट किया है। अच्छा, 6 शास्त्रीय भाषाएं भी हैं। शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं? सर ये भाषाएं किसी से निकली नहीं है। शास्त्रीय भाषाएं का मतलब है ये सबसे बहुत, संस्कृत जब सबसे पुरानी भाषा है ना संस्कृत, तभी की ये भाषाएं हैं। जब संस्कृत थी तभी ये थी, ये किसी से निकली नहीं है। बड़ी पुरानी भाषाएं, हजारों साल पुरानी भाषाएं हैं। जो हजारों साल पुरानी भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषाएं कहा जाता है। सर हजारों साल पुरानी भाषाएं कितनी हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 6 कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। प्रश्न पूछा जाता है तमिल भाषा कहाँ बोली जाती? तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में। संस्कृत सर कहीं किसी राज्य में की राजभाषा नहीं है, लेकिन संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा 2010 में घोषित हुई। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। चलिए, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। चलिए, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? सर मंदारिन, चीनी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है, तीसरे पर हिंदी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा? सर सबसे ज़्यादा हिंदी, फिर बंगाली, फिर मराठी। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। पूछा जाए दूसरे नंबर पर कौन, तो बंगाली, तीसरे पर मराठी है, चौथे पर तेलुगु है। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। तो इस प्रकार हमारी थ्योरी समाप्त हुई और यही बात इस पीडीएफ में है। कुछ पढ़ाना नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख लेना। आइए अब चलते हैं सीधे प्रश्न पर। सीधे कहाँ चलते हैं? प्रश्नों पर। और तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए प्रश्न करने के लिए। बताइए, कुछ प्रश्न नहीं आएंगे समझ तो हम बता देंगे। अगर कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम बता देंगे। आइए, पहला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? बताओ, आर्य भाषाएं थीं तो उनमें कौन सी नहीं थी? सर संस्कृत भी थी, प्राकृत भी है, अंग्रेजी भी है। आर्य में तुर्की भाषा नहीं है। आंसर सही होगा सी। सर ये यूजीसी नेट 2000 में आया हुआ प्रश्न है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं 1-1.5 घंटे पूरा टॉपिक, बस थ्योरी तो खत्म हो गई, अब प्रश्नों का अभ्यास बचा है। चलिए आगे चलते हैं, जुड़े रहिए आप मेरे साथ, है ना। नींद को साइड पे रख दीजिए, अगर नींद आ रही है तो उसको साइड पे कर दीजिए। निम्नलिखित भाषाओं को विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बताओ, सबसे पहले कौन भाषा आई? बताओ, बताया था ना, सबसे पहले आई प्राचीन संस्कृत, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर अपभ्रंश आया, फिर पश्चिमी हिंदी। तो का, गा, खा और घा। का, गा, खा, घा। का के बाद गा, फिर खा, फिर घा। तो कहाँ है ऑप्शन? देखते हैं कहाँ है, देखते हैं कहाँ है। का के बाद आएगा गा, फिर खा, फिर घा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी वाला सही है। सूची को मिलाइए। तीसरा, जल्दी बताइए, बताइए। अब आपका आ गया है समय कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। निम्नलिखित में से बोलियों को मिलाइए, मिलाइए भैया बोलियों को। 1 मिनट, मैं थोड़ा इसकी थिकनेस कम कर दूं। अब ठीक है, मिलाइए, बताइए। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से कौन सी भाषा निकली है? बताओ। सर पश्चिमी हिंदी से 5 भाषाएं निकली हैं। कौन कौन सी? हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और बघेली। बघेली भी निकली है क्या? नहीं सर, बघेली नहीं निकली, ब्रज भाषा।
पश्चिमी हिंदी से 5 निकली हैं, फिर से सुनो। हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो पश्चिमी से इन 5 में कौन सी आएगी? बुंदेली। पूर्वी हिंदी से कौन कौन निकली है? क्या आप बता पाओगे? पूर्वी हिंदी से कौन कौन निकली है? बताइए, जवाब दीजिए। पूर्वी हिंदी से कौन निकली है? बताइए। और आपने ध्यान से पढ़ा है, अभी इसी पे प्रश्न हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। सर पूर्वी हिंदी से ट्रिक याद रखना, पूर्वी ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी से कौन निकली है? बघेली। अच्छा सर तो बताओ राजस्थानी से कौन निकली है? मेवाती, मेवाती, मेवाती। और कौन कौन है राजस्थानी से? सर राजस्थानी से है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। और बिहारी हिंदी से है मगही। कौन है? मगही। मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी से निकली हैं। तो पहले का है पश्चिमी हिंदी का है दूसरा, का है 2। देखिए का 2 कहाँ लिखा है? ये लिखा है। आंसर सही होगा ए वाला विकल्प। बहुत बढ़िया। बताइए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए। राजभाषा आयोग, देखिए मेरे साथ 1-1.5 घंटे पढ़ना है अगर क्लास आपको बहुत अच्छे से चलानी है। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार सुझाव दिए गए। तो बताओ क्या सुझाव दिए गए 1955 के अनुसार? बताइए, जल्दी बताइए। तो दिया गया था 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। हिंदी का क्या करा देना चाहिए? ज्ञान करा देना चाहिए। तो ये वाला दिया था, मतलब बी ऑप्शन रहेगा इनका। बी वाला, बी वाला क्रम से लगाना है, बी वाला ऑप्शन रहेगा। बी वाला मैंने आंसर बता दिया, आप मिलान कर लेना। मिलान वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये नेट की परीक्षा के प्रश्न हैं, आपके में नहीं आएंगे। चलिए अब बताइए, ये भी मिलान वाला छोड़िए, मिलान वाले क्वेश्चन छोड़िए, 2-3 प्रश्न हैं मिलान वाले। देखिए बताइए आप, भाषा शरीर सब, भाषा का शरीर शब्द है तो आत्मा क्या है? यदि भाषा का शरीर शब्द है तो आत्मा क्या है? सर आत्मा अर्थ है। आत्मा क्या है? सर आत्मा तो अर्थ है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बताओ, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? सर पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो सर ब्रजभाषा आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती, पर मगही नहीं आती। आंसर सही होगा सी। क्या नहीं आती? सर मगही नहीं आती। तो सर मगही फिर किसकी भाषा है? मगही कौन से हिंदी से निकली है? सर मगही बिहारी हिंदी से निकली है। कहाँ से निकली है? बिहारी हिंदी से। चलिए बताइए, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? बताइए, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? बताया था ना, PDF में लिखा है अवधी बोली को कौशली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशली। और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में? अवधी हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए बताइए हमारा अगला प्रश्न। बताइए, यदि प्रश्न दिख रहा है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। तो हमने कहा था 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 2 याद रखना, अंग्रेजी और भोजपुरी। तो कौन सी भाषा 22 में शामिल नहीं है? सर भोजपुरी शामिल नहीं है, मणिपुरी है, मैथिली है, बोडो है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर में प्रश्न आया है, सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? बताओ। जब एक बच्चा है ना, तो बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है?
सर बच्चा सबसे पहले भाषा को सुनना सीखता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो सुनता है। फिर सर बच्चा बोलना सीखता है। पहले सुनना फिर बोलना। सर फिर बच्चा क्या सीखता है? लिखना सीखता है। लिखना। क्या सीखेगा बच्चा? बच्चा सीखेगा लिखना। बोलने के बाद क्या आएगा? सर लिखना। बच्चा लिखना, फिर बच्चा सीखेगा पढ़ना। तो ये क्रम है। तो बताओ भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? मतलब सबसे पहले आदमी क्या करता है शुरू में छोटे में? सर सुनना प्रारंभ करता है। अगर सुनना ऑप्शन में ना हो तो भाषा का सबसे प्रारंभिक रूप फिर क्या आएगा? बोलना। ये भी ना हो तो लिखना, फिर पढ़ना। तो भाषा का प्राथमिक रूप सुनना है। क्या ऑप्शन में है? नहीं है। तो प्राथमिक रूप क्या होगा? बोलना। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? बोलना है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न बताइए, लिपि किस भाषा का आधार है? लिपि किस भाषा का है? बताओ। भाषाएं के भेद 3 थे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो लिपि किस भाषा में आती है? सर जब हम किसी बात को लिखते हैं तो लिपि की जरूरत पड़ती है, वर्णों और अक्षरों की जरूरत पड़ती है। लिपि लिखित भाषा का आधार है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलिए, बताइए आगे हमें बताइए, हिंदी कैसी भाषा है? बताओ। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप रट के रखना। सर हिंदी, देखो हिंदी भारत में लगभग 3000 भाषाएं हैं, और जो भाषा बहुत सी भाषाओं में से निकाली जाए, जो भाषा स्पेशल हो, कहते हैं ना हमारे गेस्ट जब मेहमान हमारे यहाँ आते हैं तो कहते हैं ये स्पेशल रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों में भी स्पेशल होते हैं कुछ। तो ऐसे ही भाषाओं में स्पेशल भाषा है हिंदी, इसीलिए इसे हिंदी में उस स्पेशल को वियोगात्मक कहते हैं। हिंदी भारत की कैसी भाषा है? वियोगात्मक भाषा है। चल बताइए, बताइए पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की कौन बोली है? ट्रिक याद रखो, ABC। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में कौन आएगी? सर अवधी, बघेली। तो बघेली आ रही है। ऑप्शन सही होगा सी। सर ये UGC शिक्षित पात्रता में हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। सर पश्चिमी हिंदी की बोली कौन है? सर 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी में। बार बार रिवीजन करिए मेरे साथ, आज रटा दूंगा मैं। 5 बोलियां हैं। हरियाणवी, हरियाणवी को कौरवी कहते हैं। हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन है? सर तो हरियाणवी, बुंदेलवी, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की है। सर अवधी नहीं है। अवधी काय की है? अगर अवधी नहीं है तो बताओ अवधी फिर काय की है? क्या बता पाओगे अवधी किस भाषा की है? क्या आप बता पाओगे? सर अवधी, अवधी तो पूर्वी हिंदी की है। अवधी और बघेली ABC छत्तीसगढ़ी। मेवाती किसकी है? सर ये राजस्थानी की है। किसकी है? राजस्थानी की। मेवाती, मारवाड़ी और मालवी और जयपुरी। चलिए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? बताओ अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? सर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, जल्दी से जवाब दीजिए। सर ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। और अपभ्रंश को अपभ्रंश किसने कहा है? पतंजलि ने। बताइए भाषा के ग्रहात्मक कौशल क्या हैं? बताओ ग्रहात्मक कौशल भारत भाषा के क्या हैं? आप भाषा को कैसे सबसे पहले सीखते हो? सर सबसे पहले सुनना और क्या है? पढ़ना। सुनना और बोलना है कहीं ऑप्शन में? बोलना और सुनना ये क्रम उल्टा लिखा है। सुनना और पढ़ना यही ठीक है। आंसर ए सही होगा। चलिए
लिखित भाषा के लिए अनिवार्य है? बताइए, लिखित भाषा के लिए क्या अनिवार्य है? सर, लिखित भाषा के लिए लिपि का ज्ञान होना अनिवार्य है। यदि आप लिपि का ज्ञान नहीं है तो आप भाषा को लिख नहीं पाओगे। लिखित भाषा के लिए लिपि का ज्ञान जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा एक विषय है। सर, भाषा एक कैसा विषय है? सर, भाषा एक व्यवहारिक विषय है जिसे हम व्यवहार से सीखते हैं। भाषा एक व्यवहारिक विषय है। ठीक है। भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? बताओ। भाषा मात्र लिखित होती है क्या? यही बात सही है? नहीं, लिखित होती है, ये मौखिक भी होती है। भाषा का ढांचा संरचनाहीन होता है? नहीं, भाषा संरचना सहित होती है। ये भी गलत है। भाषा प्रतीकात्मक होती है, ये सही है। भाषा प्रतीकात्मक होती है। भाषा अनुकरणहीन का माध्यम है, ये गलत है। ऑप्शन सही होगा सी, भाषा प्रतीकात्मक होती है, प्रतीकात्मक। चलिए आगे चलते हैं। हमारे बहुत शानदार प्रश्न हैं। भाषा से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं आज लेकर आए हैं। बताइए, बताइए, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? बताओ। ये देखिए, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? सर, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। अब भी मैं कह रहा है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। जरूरी थोड़ी नहीं है। जब हम बोलते हैं ना, बोलना भी तो भाषा है। तो जब बोलते हैं तो जरूरी नहीं है हम व्याकरण का प्रयोग करें। वो है, आगे भी लगा देंगे क्रिया, आगे पीछे बोलने में तो कहीं भी लगा देंगे। आंसर सही होगा ए। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। निम्नलिखित में से हिंदी का लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है? बताइए, जल्दी से बताइए। हिंदी की लिपि कौन सी है? 21वां प्रश्न। सर, हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का अंग नहीं है? कौन सा भाषा का अंग नहीं है? बताइए, कौन सा भाषा का अंग नहीं है? सर, शब्द भाषा का अंग है, ध्वनि है, वाक्य है, लेकिन लेख भाषा का अंग नहीं है। अगला प्रश्न बताइए। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास से हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो सर, हमने बताया था आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। ये क्वेश्चन रटने ही है, इसमें कोई व्याकरण नहीं लगी है। मैं समझा दूं कि सर्वनाम ऐसे है, ऐसे है, ये याद ही करने हैं आपको। और एग्जामिनर पूछता है तो याद ही करने हैं। चलिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सर, देवनागरी लिपि का विकास, सर देवनागरी का किससे हुआ है? खरोष्टी लिपि से हुआ है। खरोष्टी से नहीं, सॉरी, ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से। अगर पूछा जाए कि उर्दू भाषा का विकास कहाँ से हुआ, उर्दू का, तो उर्दू जो है ना वो खरोष्टी की है। खरोष्टी। बताइए, बताइए। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सर, अनुच्छेद 343 कहता है संघ की भाषा देवनागरी और लिपि, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 343 कहता है। बताइए, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? सर, हिंदी को
कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। ये लागू कब हुई? 26 जनवरी 1965 को। बहुत बढ़िया। चलिए आगे आगे चलिए। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? नहीं। हिंदी भारत की तकनीकी भाषा है? नहीं। तो हिंदी भारत की क्या है? सर हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए हिंदी भाषा के विकास क्रम का कौन सा रूप सही है? तो सबसे पहले सर आई संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो कहीं है? सर संस्कृत से है ही नहीं, छोड़ दो। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, यही सही है। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, ये गलत है। हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, ये भी गलत है। अपभ्रंश, पाली, तो पहला ऑप्शन सही है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत से कौन सी भाषा निकली है? संस्कृत से। सर संस्कृत के बाद किसका नंबर आया? संस्कृत के बाद पाली भाषा का नंबर आया था। किस भाषा का? पाली भाषा का। चलिए अगला प्रश्न, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो सर ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ज़्यादातर भारतीय भाषाएं ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। अच्छा एक काम करते हैं, थ्योरी और क्लास जब पढ़ाते हैं ना तो क्लास बड़ी हो जाती है। मैं एक काम करता हूँ कि 30 तक ही आज प्रश्न रखता हूँ। 30 के बाद कल मैं प्रश्नों को कराऊंगा, क्लास बड़ी हो जाएगी। अब मैं आपको एक सलाह दूं, मैं एक काम करूंगा, एक दिन थ्योरी रखूं क्योंकि क्लास बड़ी हो जा रही है। एक दिन में एक टॉपिक समाप्त नहीं होगा। एक दिन में थ्योरी समझाऊं 1 घंटे में, और अगले दिन में उसी टॉपिक से प्रश्न कराऊं। ये ठीक रहेगा, है ना? क्योंकि थ्योरी और क्वेश्चन कराना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और कोई आप देखोगे भी नहीं। मेरी बात समझ आई? 30 से जो आगे के क्वेश्चन हैं मैं कल इनको करवाऊंगा, सभी क्वेश्चन रात्रि 9 बजे, ठीक है? और परसों में फिर से नए टॉपिक की मैं वर्णमाला की थ्योरी पढ़ाऊंगा। परसों के बाद जो परसों के बाद का दिन होगा उस दिन मैं वर्णमाला के सभी क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा। एक दिन थ्योरी, एक दिन प्रश्न, ठीक है ना? ये तरीका सही है। एक दिन थ्योरी और एक दिन उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न, और 7000 प्रश्न करवाने हैं। तो आज का मैं सेशन समाप्त करता हूं, ठीक है? मिलता हूं कल। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। आज से याद रखिए, एक दिन थ्योरी और एक दिन उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न करवाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको भी देखने में परेशानी होगी, ठीक है? तो मिलते हैं कल 9 बजे, आप सभी जुड़िए। फिर से मैं इसी टॉपिक के सभी प्रश्नों का डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।